हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रकाश चैप्टर से, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हर चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स, उसको हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश से ये क्वेश्चन 100% पूछ रहा। प्रकाश से, विद्युत से, मेंडली, प्यावर, साड़ी से, ये सबके क्वेश्चन आपको देख के जाना। ऊतक से, कोशिका से, या फिक्स है विटामिन से पूछा जा रहा। तो इन सबको आप इग्नोर मत कीजिए, देख के ही जाइए, ठीक है। कौन क्वेश्चन कब पूछ लेगा आप किसी को नहीं पता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश, पहला पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में। पहला क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं। तो भाई, जिससे रोशनी पारित हो सकेगा यानी आर पार जा सके, वो क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश क्या होता है, उसके आर पार चला जाता है, ठीक है। ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी बिना बिखरे आर पार हो जाती है पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे कहते हैं। भाई, जिसको देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिसे नहीं देखा जा सकता उसे परभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, ठीक है। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे पारभासी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों, टिंडल प्रभाव ये प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्ण होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। दोस्तों, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से। दोस्तों, कहीं पर भी प्रकाश चैप्टर में आपको कलर की बात करें यानी रंग की बात करें कि सूर्य का रंग उगते वक्त लाल दिखाई देता है, डूबते वक्त नीला दिखाई देता है, या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जहाँ पर भी आपको कलर की बात कर दे, किसकी बात कर दे? कलर का, वहाँ पर हमेशा क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। आप लिख लीजिए कि जहाँ पर भी रंग की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? वहाँ पर घटना प्रकीर्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये तो पता होगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, निर्वात में रोशनी की गति मीटर पर सेकंड होता है तो कितना होता है? 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ इन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगी? निर्वात में होगी। किस में होगी? निर्वात में। यानी प्रकाश जब जाएगा उसको रोकने के लिए कोई माध्यम नहीं होगा तो उसमें गति क्या होगी? अधिकतम होगी। और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी? प्रकाश की गति अधिकतम होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, यहाँ पर जहाँ पर ना तो हवा हो ना कुछ हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? वैक्यूम कहा जाता है, यानी निर्वात कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में संचारित होता है। तो प्रकाश कैसे संचारित होता है? सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश कैसे होता है? सीधी रेखा में संचारित होता है। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। जब अपारदर्शी वस्तुएं आती है, कैसी वस्तुएं आती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं आती हैं तो उसके मार्ग में क्या बन जाता है? छाया बन जाता है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा समझ लीजिए। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, बताना है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लांक द्वारा किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, इनका नाम पूरा क्या था? मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांटम की ऊर्जा ई बराबर होता है hb द्वारा दिए गए थे। ई बराबर क्या होता है? hb होता है, जहाँ h क्या है? प्लांक नियतांक है और b आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन है? ये होता है पोलराइजेशन, जिसको ध्रुवीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन है? ध्रुवीकरण होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों को ही घटित होती है, तो उनकी दोनों की दिशा से संबंधित होती है। किसी द्रव या किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं है। 10 के बाद आप देखते हैं 11। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं क्या कहा जाता है? ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अप्रदीप्त वस्तुएं ये वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, दरवाज़ा हो गया। अब प्रदीप वस्तुएं इसका उल्टा हो जाएगा। प्रदीप वही वस्तुएं होती है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन से हो जाएगा डी वाला। अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल के वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये जो पूछा है हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो हवा में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा? प्रकाश में पदार्थ में प्रकाश की चाल। ठीक है, जिस माध्यम में पूछे उसको क्या कर देना है? ऊपर कर देना है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं वो क्या कहलाती हैं? चमकदार वस्तुएं, यानी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं क्या कहलाती हैं? चमकदार वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चमकदार वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। अभी दोस्तों हम बताए हैं कि जब भी कलर की बात करेगा तो वहाँ प्रकाश की कौन घटना होगा? प्रकीर्णन होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जब हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है तो इसका ये हो जाएगा, यह हरे रंग के प्रकाश को वापसी हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। अगर प्रकाश की किस घटना के कारण पूछे तो क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। 14 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। किस सन में मापा था? ये 1676 में मापा था। कब मापा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1676 में। ये बहुत बार रोमर वाला पूछा है। ठीक है, प्रकाश की चाल जिसे प्रायः c मीटर पर सेकंड से निरूपित किया जाता है एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 17वीं सदी के मध्य एक धारणा थी कि प्रकाश का वेग अनंत होता है, परंतु सितंबर 1676 में रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है। उनके द्वारा सुझाए गए तरीके पर प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर ज्ञात हुआ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशेषित कर देता है। ठीक है, इसीलिए वो दूसरे कलर से दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है? वो काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और नीचे जब देखो तो कैसे दिखाई देगा? नीला दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि दो विकिरणों की ऊर्जा E1 E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उनके तरंग दैर्घ्य के बीच का संबंध जो λ1 λ2 होगा, तो बताना है कि क्या ये होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। पहले विकिरण की ऊर्जा E1 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, दूसरे विकिरण की ऊर्जा ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। प्लांक ऊर्जा क्या होता है? E बराबर hb होता है। E बराबर क्या होता है? hb होता है। तो अब यहाँ E1/E2 बराबर कितना हो जाएगा? जब वैल्यू रखेंगे तो कितना होएगा? 25 और बटे 50 यानी 1/2 हो जाएगा। और ये E1 E2 जो होता है 1/λ1 के क्या होता है? ये अनुकरणपाती होता है। तो जब ये पलटेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा?
ये लेमडा 1 अपान लेमडा, ये पलट जाएगा, ठीक है। लेमडा 2 अपान लेमडा 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तिरिया गुणा करोगे तो लेमडा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लेमडा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 वाला कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है, तो किस में करेगा, निर्वात में करता है। किस में करता है, निर्वात में करता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति ये कितना होता है, 3 × 10⁸, पावर प्लस में 8 होता है। ध्यान रखना, देखिए दोस्तों इतना कितना घुमा के पूछा है, सब में 3 × 10⁸ दिया है। तो पहले आपको देखना पावर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, या सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला हो जाएगा। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश घनत्व कहा जाता है, ठीक है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की को इसको प्रकाश घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो दूर हट जाता है। अच्छा, ये गति के बारे में पूछा, देखते हैं 24 का कौन सा दिया है दोस्तों, सी दिया है, ठीक है। क्या दिया है, सी। इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब क्या हो जाती है गति, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, ठीक है, तो प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर माध्यम पूछा होता है तो दूर हट जाती है। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति होगी, तो बताएं दोस्तों अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो जान ही रहे हैं कितना होता है, 3 × 10⁸। और माध्यम में दिया है कितना, दिया है 1.5 दिया है। तो अब दशमलव हटाएंगे 30 हो जाएगा, गुणा करते हैं भाग करेंगे 15 दूनी 30, यानी 2 × 10⁸ हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों किसी भी का पूछे अपवर्तनांक तो हमेशा प्रकाश की चाल निर्वात में जो होता है उसको ऊपर रखना है, और माध्यम वाला जो दिया रहे उसको नीचे रख देना होता है। अगला क्वेश्चन है वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रछाया कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रछाया कहलाता है, ठीक है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वो क्या कहलाता है, प्रछाया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे करते हैं, प्रकाशिक घनत्व से व्यक्त करते हैं। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व में से व्यक्त करते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। जहाँ पर भी दोस्तों कलर की बात होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। देखिए हम प्रकीर्णन की स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों ध्यान रखना जब भी प्रकीर्णन आएगा तो एक दिमाग रखना कलर की बात होगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। सीबी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है, ठीक है, तो बताना है किस में क्या गलत है। तो देखिए दोस्तों अभी इसमें ग्रुप डी में पूछ चुका है कि इनको पुरस्कार कब मिला था, 1930 में मिला था, ठीक है। रमन पुरस्कार कब मिला था, 1930 में। तो इसमें कौन सा गलत है, देखिए इसे इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सबसे पहले भारत रत्न यही 3 लोगों को मिला था। 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जिसमें सीबी रमन को भी मिला था। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। यही क्या है, गलत है, ठीक है। अब आइए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सीबी रमन को 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, यह कथन गलत है। सीबी रमन 17 नवंबर 1888 से 21 तक, ठीक है, नवंबर 1970 भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है दोस्तों, 1930 में उन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था, ठीक है। 28 के बाद देखते हैं 29 नंबर।
इसमें कह रहा बादलों का रंग सफ़ेद। देखिए अब रंग की बात आ गया, सफ़ेद तो कौन सी घटना होगी, प्रकाश की प्रकीर्णन। देखिए सफ़ेद कह दिया तो सफ़ेद एक प्रकार का क्या होता है, रंग ही तो होता है। जहाँ पर भी रंग की बात करेगा वहाँ पे कौन सी घटना होगी, प्रकीर्णन होगा। बस एक दिमाग में रखना, रंग मतलब प्रकीर्णन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब कह रहा है प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ये कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो आकाश का नीला रंग, भाई प्रकीर्णन होगा तो कलर की बात होगा तो कौन सा हो जाएगा, नीला रंग वाला। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस घटना के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 32 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आकाश का नीला रंग निम्न में किसके कारण होगा। तो दोस्तों नीला रंग आ गया तो क्या होगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। नीला दिखाई देना इन कलर की बात किया तो कौन सा हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। तो देखिए प्रकीर्णन किस में आ गया, सी वाले ऑप्शन में। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है परावर्तन की घटना घटित होती है। कौन सा होता है, नियमित होता है। क्या होता है, नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। ठीक है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो जो परावर्तन होता है वो क्या होता है, नियमित होता है, लगातार होता है। ठीक है, कौन हो जाएगा, नियमित परावर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूछा है एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक ऊंची इमारत को छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र, भाई गोला जो होगा यही गोला होगा, इसका क्या होगा, ये केंद्र होगा। तो यहीं से काट दिया जाएगा तो हमारा ऐसे क्या बन जाएगा, दर्पण बनेगा। तो ये क्या होता है, ये क्या होगा, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं, उसको फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको फोकस बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण को प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है। कौन होता है, वो पोल होता है। क्या होता है, पोल होता है। अगला क्वेश्चन है एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। दोस्तों ये रेलवे में बार बार पूछा जा रहा है। ये होता है आर बराबर कितना होता है, 2f होता है। कितना होता है, आर बराबर 2f, या एफ बराबर पूछ ले तो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया दर्पण हो गया। ठीक है, एक कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ से एक इसका प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा, इसका ये क्या होता है, यहाँ पोल होता है, ये इसका क्या होता है, सी होता है। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र होता है, नहीं सॉरी, यहाँ ये इसका फोकस होता है, ये फोकस होता है और ये क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्या होगा, सी होगा। तो ए भी एफ होगा, ए भी एफ होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये आर कहलाती है। यही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये किसके बराबर होता है, आर जो होता है, यही जो आर होता है ये इतना एफ यानी 2f हो जाता है। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। 47 के बाद देखते हैं 48 नंबर। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो
अभी बताए हैं दोस्तों जो, अब देखिए कह रहा फोकस दूरी यानी एफ किसके बराबर होगा, r/2 के होगा। भाई यही तो पढ़े हो, r बराबर 2f होता है, तो फोकस दूरी क्या होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होगा। क्या होगा, वक्रता त्रिज्या के आधी होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, 48 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा। 48 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए दिया, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है, इसका आवर्धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। तो दोस्तों जो आवर्धन, अगर उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है m बराबर -b/u होता है। क्या होता है, -b/u होता है। अब हमें ये देखना है कि हमें ये कह रहा इसमें उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो वस्तु रखा गया 10 सेंटीमीटर, यानी यू का वैल्यू पता है, तो हमें पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, बी का वैल्यू। तो हमें दिया कि हाँ वक्रता त्रिज्या दिया है, तो आर का वैल्यू दिया है 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है। तो आर बराबर क्या होता है, आर देखिए फोकस दूरी, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, ये होता है r/2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2। अब हमें यह पता चल गया और यूँ पता चल गया, तो हम पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, भी का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, भी का वैल्यू निकालेंगे। और दोस्तों दर्पण का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर इसका देखिए सोल्यूशन दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये इसकी वक्रता त्रिज्या 5 दिया था, तो फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी ये कितना दिया, उत्तल दर्पण में यू का वैल्यू क्या होता है, यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस होना चाहिए। यू का वैल्यू क्या होगा, माइनस होना चाहिए। दर्पण से वस्तु की दूरी यू बराबर 10 दिया है, और प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेते हैं v है, तो दर्पण का सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। क्या होगा, अब देखिए ए एफ का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1.25 होगा, अब भी का वैल्यू 1/b होगा, और इसका यू का वैल्यू 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, 10/3। आवर्धन एम बराबर कितना दिया है, v/u दिया है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गलत दिया है सोल्यूशन यार, पूरी गलत दिया है। यहाँ देखिए अगर ये दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण में भी यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ यू का वैल्यू माइनस मान के लगाओगे। ठीक है, और जो अगर दर्पण है तो दर्पण में आवर्धन के फार्मूले में यहाँ भी क्या आता है, माइनस आता है, तब जाके ये लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा आंसर तो सेम लाया, लेकिन लगाने का मेथड इसका क्या है, गलत है। तो आप लोग उसी हिसाब से लगा लीजिएगा, बस कुछ करना नहीं दोस्तों, ये जो दिया सब सही है। यू का वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पर माइनस लेना है। देखिए हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। एक अभिसरण दर्पण को कहा जाता है। ठीक है, एक अभिसरण दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो वक्रता केंद्र ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या से समान दूरी पर है, ये तो सही। इसमें कह रहा है कौन सा सही, तो गलत है। ठीक है, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, ये बात क्या है, सही होता है। ठीक है, अब देखिए ये पहला वाला क्यों गलत, कह रहा है वक्रता केंद्र ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से समान दूरी पे होती है। कहाँ समान दूरी पे होती है, इसलिए क्या है, गलत है। इसमें सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है, यही बात क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। 52 के बाद देखते हैं 53 नंबर। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को। ठीक है, जहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसकी सतह को क्या कहा जाता है, उसकी सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पोल। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यदि आप एक दर्पण से देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, तो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, या इसको गाड़ी की जो साइड मिरर होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। गोली दर्पण की अवधारणा क्या है, तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। गोली दर्पण की अवधारणा क्या है,
प्रकाश का परावर्तन, दर्पण में परावर्तन होता है, ठीक है, दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, और लेंस में क्या होगा, अपवर्तन होगा। दर्पण होगा तो परावर्तन होगा, लेंस होगा तो अपवर्तन होगा। 56 के बाद देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ठीक है, तो डी वाला सत्य है दोस्तों। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दोगुनी के बराबर होती है। अभी बताए हैं कि जो एफ ए आर होता है वो क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। अब 58 में देखिए, दर्पण का सूत्र बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें सी वाला होगा, ठीक है। दर्पण में बीच में प्लस आता है और लेंस में माइनस आ जाता है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, सही। 1/f बराबर यानी 1/u प्लस 1/v किसके बराबर, 1/f के होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, दर्पण सूत्र में v क्या दर्शाता है? तो ये प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है, यूं वस्तु की दूरी को दर्शाता है या फोकस दूरी को दर्शाता है? तो v क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी को। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? अभी बताएं, ये ध्रुव कहलाता है यानी पोल कहलाएगा। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, ठीक है। परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव या पोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों को अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण, पीछे देखने के लिए। अभी बताएं दोस्तों, पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। लेकिन आगे के हेडलाइट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। 62 का क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों। 62 के बाद 63 देखते हैं, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या है, r बराबर 2f होता है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। 64 है, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या, कौन से दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। कह रहा है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है, इसे बाहर की तरफ उभरी होगी, यहाँ पर क्या होगा, पॉलिश किया होगा, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। अगर ऐसे अंदर की तरफ धसी होगी, बाहर की तरफ पॉलिश किया जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कर एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोस्तों अगर उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो वस्तु कहीं पर भी रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, पोल और सी के बीच बनता है। किस पे बनता है, पोल और सी के बीच में बनता है, और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, कहाँ बनेगा, देखिए अगर एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का चित्र ऐसे बनेगा, यहाँ प्रकाश की किरणें आएगी तो यहाँ जाती नहीं है, तो जैसे इसका क्या होगा, ये पोल होगा और ये क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्या होगा, ये सी होगा, क्या होगा, ये सी होगा। तो प्रतिबिंब हमेशा इसके बीच में बनता है। ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब इसके क्या बनेगा, बीच में बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन दिया है, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी बनेगा, सीधा और छोटा बनता। कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, सीधा छोटा और प्रतिबिंब बनता है। बस कहीं पर भी रखा जाए, उत्तल दर्पण में एक ही जगह प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पी और एफ के बीच ही बनेगा। कि कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच बनता है। परिवर्तन कहाँ होता है, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है, इसी तरह उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होता है। 65 के बाद देखते हैं अब 66 नंबर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका दिया है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी, ध्रुव पी और अनंत के बीच कहीं पर भी हो। ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर हो तो हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच बनता है, हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है, और आभासी और सीधा बनता है। क्या बनेगा, आभासी के साथ क्या बनता है, सीधा। दोस्तों प्रतिबिंब 2 ही प्रकार से बनता है, या तो वास्तविक बनता है, या तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, या तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, 2 ही प्रकार से बनेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आभासी है तो आभासी में क्या आता है, सी आता है, तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अगर कहीं पर आभासी बना तो सीधा बनेगा, वास्तविक है तो क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। अभी बताएं दोस्तों, उत्तल दर्पण में क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण में आभासी होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। इसमें कह रहा है वास्तविक होगा, ये क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि देखिए
दोस्तों क्यों आभासी होगा? उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण का जो फिगर बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ प्रकाश की किरणें आएगी और यहाँ से टकरा के क्या होगी, वापस हो जाएगी। यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी, वापस आएंगी। तो जब प्रकाश की किरणें आपस में मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं दर्पण के। तो यहाँ जो पीछे ले जाते हैं तो इसको आभास कराया जा रहा है कि आपस में मिल रही है। तो भाई जहाँ पर आभास कराएंगे तो वहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। कौन सा बनेगा, आभासी बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है, अभी बताए हैं। रियर व्यू मिरर यानी साइड व्यू मिरर देखने के लिए, यानी गाड़ी के बगल में जो पीछे का व्यू देखने के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर बोलते हैं। उसको कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होगा। अगर हेडलाइट पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के रियर व्यू मिरर में, तो अभी बताए हैं दोस्तों कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा। रियर व्यू मिरर में कितना हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। 69 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है, देखो परावर्तक सतह का केंद्र, तो क्या हो जाएगा, ये ध्रुव या पोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विमान दर्पण के लिए छवि है तो क्या हो, एक विमान दर्पण के लिए आभासी और पार्श्वतः उल्टा होता है। क्या होता है, एक विमान दर्पण के लिए आभासी और पार्श्वतः उल्टा होता है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो यह है, भाई फोकस दूरी अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये उत्तल होगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अगर प्लस में दिया, देखिए उत्तल में सिर्फ यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। यू का वैल्यू माइनस होता है, बी का वैल्यू भी प्लस होता है और एफ का भी वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन अगर अवतल कह देगा तो तीनों माइनस हो जाएगा, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। अवतल में तीनों माइनस होता है, उत्तल में सिर्फ यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। एक एक कंडीशन चेंज होता है, एक कंडीशन में, यानी ये उत्तल लेंस में एक कंडीशन में चेंज होता है ये नियम, और एक अवतल दर्पण में एक कंडीशन में चेंज होता है। उसको आप बारीकी से जरूर देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन पूछता भी है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो दोस्तों कह रहा अभिसारी, ठीक है। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग लेंस कह रहा है। तो उसमें किस प्रकार का वस्तु प्रतिबिंब बनता है, अत्यधिक आवर्धित बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, अत्यधिक आवर्धित बनता है। 74 देखिए, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु पर और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, यह निर्मित होने वाली छवि होगी। कह रहा है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अब दर्पण कैसा है, अवतल है, तो अवतल दर्पण ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। उसके फोकस बिंदु देखिए, ये हमारा सी होगा, ये हमारा क्या होगा, एफ होगा, और हमारा क्या होगा, पोल होगा। कह रहा फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र कहाँ पे रखा जा रहा है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, यानी सी एफ के क्या रखा जा रहा है, बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया, निर्मित होने वाली छवि है। तो दोस्तों आपको ये वाला ट्रिक याद होना चाहिए। मान लेते हैं ये अनंत है तो 1 नंबर होता है, यहाँ पर 2 नंबर होता है, यहाँ पर 3 नंबर होता है, यहाँ 4 नंबर होता है, यहाँ 5 नंबर होता है, ठीक है, और यहाँ 6 नंबर होता है। तो इसे घटा के लिखा जाता है 1, 2 और 3। तो देखिए जब ये 4 कंडीशन पे रखा गया, 3 और 4 पे होता है तो दूसरे बनता है, तो कहाँ बनेगा, ये प्रकाशीय केंद्र से पहले बन जाता है। और जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार बनेगा, ये तो इसकी पोजीशन हो गया। अब हमेशा क्या होता है कि अवतल दर्पण में क्या होगा, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनेगा। और जब कहीं पर भी उल्टा बनता है, ठीक है, देखो आभासी में क्या होता है, सीधा होता है। आभासी में क्या होता है, सीधा होता है। उल्टा में क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 74 का सी होगा। देखिए यहाँ पर दिया है 74 का सी हो जाएगा। 75 में देखिए, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, ठीक है, तो निर्मित होने वाली छवि होगा। भाई उत्तल दर्पण में कहीं पर भी रखो, ठीक है, तो कहाँ बनेगा, वो हमेशा पी एफ के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच में बनता है। और कैसा बनता है, वो आभासी बनता है और छोटा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। अभी डायग्राम द्वारा समझाए हैं दोस्तों ऊपर। ये अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वो क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, ये आभासी होगा।
देखिए दोस्तों, अभी ये अवतल दर्पण वाला क्वेश्चन है। अवतल दर्पण ऐसे होता है। अब ये हमारा क्या होता है, पोल होता है, ये हमारा सी होता है, ये एफ हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है फोकस और ध्रुव के बीच, यही छठवां कंडीशन है, ठीक है। सब में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें जो होता है वो उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। लेकिन ये छठवां कंडीशन में क्या हो जाता है, आभासी बन जाता है, ये दर्पण के पीछे बन जाता है, इसलिए क्या होता है, ये आभासी होता है और सीधा हो जाता है। तो छठवां कंडीशन ध्यान रखिएगा जरूर अवतल दर्पण में, यही बार बार पूछेगा, इसी में लोग फंसते हैं। ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अब देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई, भाई उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब अनंत पे रखता है तो उसको फोकस पे बनता है, कहाँ पे बनता है, उसका फोकस पे बनता है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र बाहर रखा जाता है, ठीक है, वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ पे होगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है जब एक वस्तु को अवतल दर्पण अवतल बना लीजिए दोस्तों, आपको एक कंडीशन याद होगा तभी बना पाएंगे, हमेशा वहीं बनाइए दोस्तों। 1 मिनट के लिए रुक जाइए दोस्तों। देखिए इसमें कह रहा है कि जैसे ये हो गया प्रकाशीय केंद्र होगा, ये पोल होगा, ये क्या होगा, सी होगा, ये एफ होगा। अब इसमें कह रहा है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र से बाहर, यानी इधर रखने कह रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए पहला कंडीशन अनंत वाला होता है, दूसरा कंडीशन यहाँ होता है, और यहाँ पे जब नंबरिंग किया जाता है तो 1 2 ये 3 आता है, ठीक है, इसके बीच ये 4 आता है, ये 5 आता है, यहाँ 6 आता है। तो यहाँ से घटा के नंबरिंग किया जाता है, 1 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। तो 2 का कोड कहाँ मिलेगा, 2 में मिलेगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, सी और एफ के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, यानी एफ और सी के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा, ठीक है। तो 79 का कितना हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला। देखिए दोस्तों आपको ये सारा ट्रिक याद होना चाहिए तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। अगर आप ये ट्रिक नहीं पता है कि किस तरह निकाला जाता है तो दर्पण से संबंधित हमने बहुत पहले 2 साल पहले जब चैनल शुरू किया था तो एक वीडियो बनाया था, तो कुछ कारण वजह से बंद कर दिए थे दोस्तों, फिर चालू किए, हम कंटिन्यू बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, पुराना वीडियो है साइंस का, लेकिन वहाँ से आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। ये कह रहा है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है, तो क्या होता है, आभासी और क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, आभासी और बड़ा होता है। 80 के बाद देखते हैं 81, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा होता है, अवतल। दोस्तों उत्तल दर्पण का एक ही याद कर लीजिए कि साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है, बाकी डॉक्टर जितने हैं नाक कान गला ये सब किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और हेडलाइट वाला भी क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो कौन सा कर सकता है, अवतल दर्पण। आभासी प्रतिबिंब कौन सा निर्मित कर सकता है, अवतल दर्पण कर सकता है। कह रहा वाहनों के हेडलाइट में, तो बताएं वाहनों के हेडलाइट में ये किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों के हेडलाइट में अवतल होगा, लेकिन साइड मिरर कह देगा तो उत्तल हो जाएगा। अब ये डॉक्टर अगर कह देगा नाक कान गला के तो क्या हो जाएगा, वो अवतल हो जाएगा। ये गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, ठीक है, ये गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। 84 के बाद अब देखते हैं 85 नंबर। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। अब आपको जब कंडीशन 6 याद रहेगा तब न लगा पाएंगे। अब देखिए फिर से हम समझा देते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। अब देखिए वस्तु कहाँ पे रख रहा है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, कहाँ पे रखा जा रहा है, वक्रता केंद्र पे रखा जा रहा है। तो वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, ठीक है। ये एक कंडीशन होता है कि वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और क्या बनता है, बराबर भी बनता है, ध्यान रखना। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, बताना है। अवतल दर्पण में नहीं होता, ये बताएं। जो पक्षदर्शी दर्पण होते हैं साइड मिरर वाला होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर।
एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया कि सूर्य की किरणें को अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती के दर्पण को मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने 10 का ठीक है प्रकाश चैप्टर से दर्पण का न्यूमेरिकल लगाएं तभी ये क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाइएगा। यहाँ पर इसका सलूशन दिया है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लगा के खुद चेक कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो दोस्तों आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यही तो परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण यानी आई परावर्तन कोण आर के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो 30 कोण पे आएगा तो 30 कोण पे ये परावर्तित होके जाएगा तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी उसी सवाल है। देखिए कह रहा है एक वस्तु अवतल शीशे से, कौन सा है, दर्पण हमारा अवतल है, यानी तीनों क्या होगा माइनस लेना, जिसकी फोकस दूरी 10 दिया है। नहीं देखिए हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, अब इसमें बोर्ड होता तो पढ़ा पाते, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ाने में दोस्तों। इसकी फोकस दूरी कितना दिया है, -10 दिया है, जिसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है 4 गुना, यानी बी का जो वैल्यू है वो 4u के क्या है इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए एफ का वैल्यू रख देंगे, बी का वैल्यू रख देंगे, यू वाला तो वैसे रहेंगे, बी का वैल्यू यू के सेंस में रखेंगे तो यू का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें पूछा है एक वस्तु को अवतल दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए, तो यही यू का वैल्यू हमारा आ जाएगा। चलिए इसका सलूशन दिखाते हैं 89 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अब हम बताए हैं, देखिए यहाँ पर जो भी का वैल्यू कितना दिया है 4x दिया है, और यू का वैल्यू मान लेते हैं x मान लिया तो भी बराबर कितना होगा 4x हो जाएगा। यहाँ पर रख देंगे एफ का वैल्यू ये 1/-10 होगा। और जब यहाँ पर देखो तीनों माइनस में होता है, लेकिन जब ये मान रखा जाता है तो वो नहीं माइनस रखते हैं। भी का वैल्यू 4x हो जाएगा, यू का वैल्यू x होगा, इसके एलसीएम 4x होगा, ऊपर करेंगे तो 4x से भाग करेंगे तो 4 1 5 बन जाएगा। ठीक है, अब त्रियक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x बराबर -50 हो जाएगा, x बराबर काटेंगे कितना आएगा 12.5 आ जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 12.5 वाला सही हो जाएगा। अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर दिया है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कह रहा को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी। देखिए अब अभिसारी अपसारी समझ लीजिए, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, बाहर की सतह उभरा हुआ होगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ प्रकाश की किरणें आएगी तो टकरा के चली जाएंगी, यहाँ आएगी प्रकाश की किरणें टकरा के चली जाएंगी, फैला देता है। जो फैला देता है उसको क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। और यहाँ पर अवतल दर्पण देख लिया, अवतल दर्पण ऐसे बनेगा, ठीक है, बाहर की सतह होगा। अब यहाँ प्रकाश की किरणें आती हैं तो एक बिंदु पे केंद्रित होती है, इसको क्या कहते हैं, अभिसारी कहा जाता है। ठीक है, तो अपसारी कौन हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। कह रहा है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा। भाई फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है। ये 6.2 दिया है तो क्या हो जाएगा 3.1 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। कह रहा है जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब आपको कंडीशन 6 याद होगा तभी आप बता पाएंगे कहाँ पे बनेगा, सी के बाद बनेगा। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार होगा, कैसा होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा। अत्यधिक आवर्धित मतलब अत्यधिक बड़ा बनेगा। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। 94 का देख लीजिए क्या होगी, ये वक्रता केंद्र पे होगा। अवतल दर्पण की स्थिति में यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अवतल दर्पण में अगर दोस्तों सी पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच
स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो छवि का निर्माण कहाँ पे होगा, तो कहाँ होगा, वक्रता केंद्र से परे यानी दूर किसी बिंदु पर होगा। अब इसकी स्थिति आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए या तो इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। 96 देखिए, रस्सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पे बनेगा। ठीक है, इसका दोस्तों समझा देते हैं आपको। कह रहा है कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा दर्पण है, पहली बात अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ये पोल बनेगा, यहाँ पर इसका सी बनेगा, यहाँ पर इसका क्या बनेगा, एफ बनेगा। अब कह रहा है कि फोकस बिंदु F पर रखे, अब वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, F पे रखा जा रहा है, कहाँ पे रखा जा रहा है, यहाँ। तो देखिए इसका कंडीशन 1, ये 2 हो जाएगा। देखिए अनंत वाला 1 होता है, सी से दूर वाला 2 होता है, सी वाला 3 होता है, इसके बीच 4 होता है, ये 5 होता है और ये 6 होता है। तो इसका जब नंबरिंग करते हैं तो नीचे से करते हैं 1 करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, 1 होगा और उसके बाद ये यहाँ से शुरू करेंगे, 1 होगा, ये 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि तो अब कहाँ पे रखना कह रहा है, इसमें फोकस दूरी बिंदु F पर रखे गए हैं, तो फोकस दूरी जब F पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। देखिए क्योंकि देखिए फोकस दूरी यही है हमारा, ये क्या है, फोकस दूरी, इसका कोड कितना है 1 और ये कितना होता है, अनंत का होता है। 1 को इसका कोड होता है, अनंत का होता है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। तो एक ही ऑप्शन में दिया है, अनंत पे बनेगा, बाकी हम आपसे समझ लेंगे। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 97। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब हो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसे बनेगा दोस्तों, ये वास्तविक बनेगा और समान बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा, वास्तविक और समान बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, ध्यान रखना ये व्यास को पूछा है, क्या कहा जाता है, तो परावर्तक सतह के व्यास को। तो देखते हैं 98 भाई, इसका नाम ही कठिन दिया है ये, हाँ अपार्चर या छिद्र कहा जाता है। अपार्चर इंग्लिश में दिया होता तो समझ में आ जाता दोस्तों। इसको छेद या अपार्चर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अपार्चर कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं छेद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 वाला, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी, तो 20 दिया है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, तो अवतल दर्पण का रियर व्यू में नहीं होता है, उत्तल का होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब इसके फोकस पे बनती है। कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है, फोकस पे बनती है। कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। और फोकस पे बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक उल्टा और अत्यधिक संकुचित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला हो जाएगा। अब देखते हैं इसका आवर्धन, आवर्धन से देखते हैं क्वेश्चन, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। ये दोस्तों रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये रेखीय आवर्धन कहलाता है। 102 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धक शीशा होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। आवर्धक शीशा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर पहले रखी है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों ये फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो कह रहा है एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो क्या होगा, ये छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। कह रहा आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? आभासी और सीधी छवि के लिए और दर्पण का आवर्धन कितना होना चाहिए? तो देखते हैं 106 का कितना दिया है दोस्तों, इस सी दिया है। 106 का कितना दिया है? सी दिया है, धनात्मक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कितना होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। 106 के बाद देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी वास्तविक जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जैसे छड़का मुड़ी हुई दिखाई देना, छड़का मुड़ी हुई दिखाई देना, मतलब जो रियल में वो होता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे इसमें है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद दिखना। ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। ऐसी घटनाएं क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण ये होगा नहीं, तारों का टिमटिमाना ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये तारों का टिमटिमाना दूसरी घटना होती है। ये क्या है? मावन दे दिया है, मावन। अरे भाई, मावन क्या होता है? आँख द्वारा छवि का निर्माण, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। अच्छा, तो इसमें अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसमें पूछा है अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ये सब तो इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना और छवि का निर्माण, ये सब क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, उदाहरण नहीं है पूछा है। तो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, हम बताए थे दोस्तों, कहीं पर ये कलर का बात करेगा तो कौन सा घटना है? परकिरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितारों की चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? सितारों की चमकने के पीछे क्या कौन सा सिद्धांत होता है? वो अपवर्तन होता है। कौन सी घटना होती है? अपवर्तन ही होता है। तो देखते हैं इसका कौन सा दिया है, 109 का ए दिया है। कह रहा सितारों की चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों को अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। यही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 109 के बाद देखते हैं इसका 110 नंबर। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अपवर्तन का हो जाएगा। मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में हीरे की चमक में किसका योगदान है? तो ये क्या होता है? ये हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक क्या हो जाएगा? अच्छा, ये निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? क्योंकि हीरा जो चमकता है वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक यही ये नहीं है। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो कितना होता है? 1.0003। ठीक है, कितना हो जाएगा? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003 होता है। और यहाँ पर देख लीजिए पानी और हीरे का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी का कितना होता है? 1.33 होता है। हीरे का कितना होता है? 2.417 होता है। अब इनमें से कौन गर्मी के प्रवाह से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ये रिफ्रैक्टिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव हो जाएगा। अगला है जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगा? तो जल में प्रकाश की गति क्या होगा? ठीक है, तो दिया है जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3 दिया है। अब देखते हैं इसका सलूशन। इसका सलूशन होगा दोस्तों कि n बराबर क्या होता है? प्रकाश में चाल और माध्यम में चाल। तो अपवर्तनांक 4/3 दिया है। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸। तो तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ऊपर चल जाएगा यानी 9 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो भाग करेंगे 4 से कितना होगा? ये इसमें 3 का जब 3 में गुणा करेंगे 9 होगा, और 4 से भाग करेंगे कितना होगा? 2.25 × 10⁸। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? ठीक है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है कितना होता है? 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो किस घटना के कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण क्या होता है? टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है रात के समय तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। 118 के बाद क्या होता है? 119 होता है।
कितना होता है 119 होता है। 119 का देखिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ठीक है, तो माध्यम से विचरण करती हुई यह झुकती है अविलंब से दूर और तीव्र गति से, ठीक है भाई। जब सघन माध्यम से कहाँ जाएगी, विरल माध्यम से जाएगी, तो अविलंब से क्या हो जाती है, दूर की तरफ हट जाती है और तीव्र गति से हटती है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन की घटना के कारण होता है। हीरे का अपवर्तनांक अभी पढ़े हैं, कितना होता है दोस्तों, 2.4 होता है। कितना होता है, 2.42 हो जाएगा। ऊपर देखें हीरे का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 2.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। किसका कम सघन होगा दोस्तों, 122 का देख लेते हैं। ये हो जाएगा, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। प्रकाश की चाल का माध्यम अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, तो इसमें पूछे ए वाला सही हो जाएगा। इतना डिटेल पढ़ने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, हवा हो जाएगा, ठीक है। दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है, हवा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण है। अब यहाँ देखिए कलर की बात नहीं किया है, इसलिए प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सी घटना हो जाएगी, अपवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या हो जाता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है, यानी अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है, कहाँ पे झुकता है, समान की ओर धीमा गति, समान मतलब अविलंब की ओर झुकता है और धीमा गति से झुकता है। 125 का क्या हो जाएगा, अब देखते हैं 126। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ती है, तो इसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, तो 2 मिनट का। पहला ही क्वेश्चन था, क्या होता है, 2 मिनट का अंतर होता है और ये प्रकाश की अपवर्तन घटना के कारण होता है। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी और इसकी छवि जानने में होने के बीच समय अंतर कितना है, ठीक है, कितना होता है, 2 मिनट होता है। इस सूर्य के प्रकाश नहीं पूछ रहा है, वो उगने और ढकने वाला पूछ रहा है, ठीक है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा और क्या हो जाता है, ये नॉर्मल से दूर झुक जाता है। क्या होता है, नॉर्मल यानी अविलंब से दूर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, बाएं से दाएं, तो कौन सा हो जाएगा, ये बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सिरधाना में। कुछ चीज़ें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 130 के बाद देखते हैं दोस्तों 131 नंबर, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, किसमें होते हैं, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, किसमें होते हैं, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, के कारण आकाश का रंग टिमटिमाता दिखाई देता है, आकाश में तारा टिमटिमाता दिखा देता है, तो क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है, क्या कहता है, अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। 34 के बाद 35 देखते हैं कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है, किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो ये होता है प्रकाशिक तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। देखिए तो फाइबर ये प्रकाशिक तंत्र हो जाएगा, एक हीरे का चमकना और मृग का, 3 ही इसके एग्जाम्पल बनते हैं। पूर्ण आंतरिक क्या हो जाएगा, एक मृग का जो बनता है, ठीक है, और प्रकाशिक तंत्र होता है, और हीरे का चमकना, ये किस पे होते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे होते हैं।
तो रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मृग मरीचिका इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मृग मरीचिका कहा जाता है। जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है इसे क्या कहा जाता है? मृग मरीचिका। रेगिस्तान में दूर पे ऐसे चमकता दिखाई देगा, लगेगा कि वहाँ पे पानी है। इस घटना को क्या कहा जाता है? मृग मरीचिका कहा जाता है। और ये किस पे होता है? प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पे होता है। अब देखते हैं दोस्तों, हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लेंस। लेंस दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। कह रहा जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा होता है। ठीक है। अब दोस्तों अगर उत्तल लेंस है तो जैसे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होते हैं, उसी तरह उत्तल दर्पण में 6 कंडीशन होते हैं। तो जब तक आप लोग इसको तैयार नहीं कर लेंगे 6 कंडीशन, तब तक एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो आप चेक कहीं से भी इसके 6 कंडीशन एनसीईआरटी की बुक या कक्षा 10 का बुक उठा लीजिए, वहाँ पे सब डिटेल में लिखा है, वहाँ से आप समझ लीजिए। तो 138 का क्या हो जाएगा? कह रहा है जब कोई, अच्छा देखिए उत्तल लेंस बनेगा कैसे? उत्तल लेंस ऐसे बनता है, उत्तल लेंस ऐसे बनता है। अवतल लेंस कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है। तो इसमें उत्तल लेंस में क्या होता है, ये प्रकाश की किरणें आती हैं और यहाँ से ऐसे मुड़ जाती हैं, प्रकाश की किरणें आएंगी मुड़ जाएंगी, यानी एकत्रित होगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है? वास्तविक बनता है। लेकिन अब पूछा है कि ऐसे में वास्तविक बनता है लेकिन आभासी, जब आभासी कह देता है तो ये कहाँ होता है? ये F1 और O के मध्य बनता है। 138 का देखते हैं यही दिया कि नहीं, पहले देखिए यही दिया, 6वां कंडीशन ये भी दिया है। हम कहें दोस्तों जो 6 कंडीशन एक अपवाद होता है, वहीं बार बार पूछेगा। देखिए अब दोस्तों जैसे ये आप देखिए, ये उत्तल हमारा क्या होता है? लेंस होता है। तो अभी जो यहाँ सब प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक। लेकिन एक कंडीशन ऐसे आता है जब ये F1 और ये O, जिसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इनके बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी बन जाता है। और यही क्वेश्चन पूछता है कि F1 और O के मध्य रखेंगे तो कैसे बन जाएगा? आभासी बन जाएगा। 138 के बाद देखिए 139 नंबर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है क्या कहलाता है? वह कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस। कह रहा वह लेंस जो बीच में पतला हो, क्या हो? बीच में पतला और परिधि के पास मोटा हो, ऐसे वाला। ठीक है। अब बीच में क्या हो गया? पतला हो गया और परिधि क्या हो गया? मोटा। तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। और यही इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, बीच में चौड़ा होगा और परिधि पे क्या होगा? पतला होगा, तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना कीजिए। तो देखिए उत्तल लेंस है, ठीक है। तो भाई उत्तल लेंस है तो जब का वैल्यू कितना होगा? प्लस होगा। सेंटीमीटर दिया तो ऊपर 100 कर देंगे, ठीक है, तभी ये हमारा डायोप्टर में आएगा। देखिए इसको सोल्यूशन देखिए दोस्तों, कह रहा है फोकल लंबाई कितना दिया? 50 दिया, तो इसकी शक्ति यानी P बराबर कितना होता है? 1/F होता है। कितना होता है? F होता है। ये फार्मूला तब लगता है जब ये F का वैल्यू किस में दिया हो? मीटर में दिया हो, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। यानी 100 कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 हो जाएगा। 50 से भाग करो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर। 1/F तब होता है जब लंबाई क्या होता है? जो फोकस दूरी की लंबाई होती है वो मीटर में दिया रहे, लेकिन अगर सेंटीमीटर दिया रहे तो ऊपर 100/F हो जाएगा। कह रहा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर, इसकी क्षमता कितनी होगी? अब दोस्तों सेम वाला फार्मूला है, P बराबर कितना होता है? 1/F। F का वैल्यू 2.5 रखोगे, दशमलव हटाओगे, ऊपर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जब भाग करो कितना है? 0.4 डायोप्टर हो जाएगा। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के फोकस अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से बस की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? अब देखिए दोस्तों इसमें कह रहा उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में U का वैल्यू माइनस होगा, बाकी सब प्लस हो जाएगा। और लेंस में बीच में फार्मूले में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाता है। बस इतने बात को ध्यान रखना है। 1/B यहाँ प्लस होता है तो दर्पण हो जाता है, लेंस है तो माइनस। 1/U बराबर 1/F। 1/B माइनस, अब U का वैल्यू क्या होगा? -30 होगा, तो यहाँ -30 रख देंगे। F का वैल्यू 1/10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 10 × 30। तो जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3 में से एक जगह 2 काटेंगे 15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
144 देखिए, कह रहा परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है वो, वास्तविक होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, उत्तल लेंस हो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, या वो उत्तल दर्पण हो उसकी भी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। अवतल में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से निकल जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से, बिना विचलन के निकल जाती है। 147 से जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है, क्या होता है, पूर्ववत होता है। कैसा होता है, पूर्ववत होता है। 147 के बाद देखते हैं इसको 148 नंबर। एक लेंस की क्षमता इसकी व्यतिक्रमणपाती होती है। इसकी एक लेंस की जो क्षमता होती है वो किसके व्यतिक्रमणपाती होता है, वही फोकस दूरी P बराबर क्या होता है, 1/f, तो क्या हो जाएगा, व्यतिक्रमणपाती फोकस के हो जाएगा। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है, दोनों क्या होगा, अवतल होगा। ठीक है भाई, दोनों फोकस दूरी क्या है, माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस दोनों में किस में आता है, फोकस दूरी किस में माइनस होता है, अवतल में क्या होता है, माइनस हो जाता है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगा, यानी 100/25 यानी 4 हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। अवतल लेंस की नाभि लंबाई, ठीक है, अवतल लेंस की नाभि लंबाई ये क्या होगा भाई, अवतल लेंस है, नाभि लंबाई मतलब वही फोकस दूरी, ठीक है, तो अवतल में क्या होता है, माइनस होता है, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। 152 देखिए, अभिसरण का एक बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती है प्रतीत होती हैं उसे क्या कहा जाता है। कह रहा अभिसरण एक का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस की किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है। 152 का देख लीजिए, वो डी है। 152 का क्या हो जाएगा, डी, वो क्या कहलाती हैं, फोकस कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु को रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, तो जब फोकस बिंदु पर रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, जब फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, तो भाई मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, लेंस मिट्टी का थोड़ी नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है कि फोकस दूरी कितना होगा। सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये P बराबर 1/f होता है तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/d हो जाएगा, तो d का वैल्यू 2 दिया है तो 1/2 यानी भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में, यानी 0.5 मीटर होगा, लेकिन 100 सेंटीमीटर है तो 100 का गुणा कर दो तो 2 से करोगे कितना होगा, 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है तो लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई, भाई +2 डायोप्टर दिया है तो पहली बात क्या होगा, उत्तल होगा, पहले क्या होगा, उत्तल होगा। अब ये 1/2 का वैल्यू कितना हो, 0.5 होता है, उत्तल 0.5, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। 156 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है, ये जब काटेंगे 0.5 आएगा और प्लस दिया है तो इसलिए क्या होगा, उत्तल होगा। 157 में रूढ़ प्रतिकोण लेंस का फार्मूला, भाई लेंस है, लेंस में बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद देखिए इसमें बी पहले होता है, ध्यान रखना, ये बी पहले होता है, यूँ बाद में होता है, ठीक है। तो ये 157 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या होगा, 157 का ए हो जाएगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। 158 देखिए, लेंस के नाभि बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फोकल लेंथ अथवा नाभि लंबाई यानी फोकस दूरी कहते हैं। कह रहा यदि किसी सुधारात्मक लेंस की जो शक्ति है वो +2 है तो कौन सा लेंस होगा, भाई +2 शक्ति है तो कौन सा लेंस होगा, जाहिर सी बात है उत्तल लेंस होगा। किसी वस्तु के प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाएगा, ये हमेशा 2f1 पे रखा जाएगा तो सेम साइज में बनता है, 2f1 पे क्या बनता है, सेम साइज पे बनता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 161, कह रहा अवतल लेंस से प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ होती, बिना किसी विचलन के निकलेंगे, बिना क्या होगी, किसी विचलन के निकलेंगे। देखिए अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, अपवर्तन के बाद बिना विचलन के क्या हो जाएंगी, बाहर निकलेंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में।
किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए, ठीक है, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, ठीक है। देखिए निकट पूछेगा तो अपसारी होगा, दूर पूछेगा तो ओ उत्तल लेंस हो जाएगा। दूर के लिए उत्तल होता है, निकट के लिए अवतल होता है। इसका हम ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। देखिए एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक क्या होता है, निकट होता है। क्या होता है, निकट होता है। अब देखिए एक होता है उत्तल लेंस होता है, एक क्या होता है, अवतल होता है। इतना तो आपको पता है। देखिए दूर वाले में 2 अक्षर है और निकट वाले में कितना अक्षर, 3 है। उत्तल लेंस में 3 अक्षर है, अवतल लेंस में 4 अक्षर है। तो बड़ा वाले अक्षर का सामने बड़ा वाला आएगा। नहीं देखिए दूर में कम अक्षर है तो उत्तल में भी कम अक्षर है, तो दूर में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल। ट्रिक होता है। दूर के लिए क्या हो जाएगा, दूर के लिए उत्तल हो जाएगा। अब निकट में ज़्यादा अक्षर है तो अवतल में ज़्यादा अक्षर है, यानी निकट के लिए क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल हो जाएगा। इसमें पूछा था निकट वाले दूर वाले में 2 अक्षर होगा तो उत्तल होगा, निकट वाले में 3 अक्षर है तो 4 अक्षर वाला यानी अवतल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अवतल। अवतल को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष। अब बताएं निकट में क्या होगा दोस्तों, अवतल होगा। निकट में क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अब 64 में देखिए कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन से दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जाएगा। ठीक है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, तो कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और निकट के लिए कौन सा अवतल प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, अवतल। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, यानी वो दूर की नहीं देख सकते हैं। और यानी तो क्या हो जाएगा, इसमें इंग्लिश में दिया 165 का, देखते हैं क्या दिया है दोस्तों, सी दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। देखिए एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता यानी नज़दीक की देख सकता है, तो नज़दीक के देखेगा तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। 165 के बाद अब देखते हैं 166। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या हो जाएगा, ये दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। और दूर वाले में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल। दूर वाले में क्या किया जाता है, उत्तल दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष, निकट वाले में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल। अवतल को क्या, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। अच्छा भाई, निकट वाले को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है, और दूर वाले को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। निकट वालों को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायोपिया। देखिए बस उसका इंग्लिश में नाम भर पूछ रहा है। दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है, भाई दूरदृष्टि में क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। कह रहा है कि 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आपको बताना है 2 फोकस दूरी वाला, तो ये होता है 170 का दोस्तों, ये हो जाएगा 170 का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 170 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए कह रहा है 2 फोकस वाले यानी मायोपिया और हाइड्रोपिया, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों आएंगे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। क्या होता है, पीला होता है। मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, पीला अंडाकार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। वो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। कहाँ पे बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करता है, कार्निया से प्रवेश करता है। ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में भी एक वीडियो हम बना के अपलोड किए हैं, हमारे वहाँ प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, उसमें पूरे सब बताए हैं ये कहाँ से प्रवेश करता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ से प्रवेश करता है, कार्निया पे प्रवेश करता है।
174 के बाद देखते हैं 175 नंबर। प्रकाशिक यंत्र देखते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अब लास्ट चल रहा है दोस्तों, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इस वजह से ली जाती है क्योंकि उनकी ऊर्जा दक्षता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उनकी ऊर्जा दक्षता क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस उपकरण का केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है, साधारण शीशा प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है, साधारण शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। 178 के बाद देखते हैं 179 नंबर। इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, बताना इसमें किसमें से ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। तो स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक बल्ब विक्षेपण से, तो इसमें है का रंग विचलन कोण सबसे कम होता है। तो क्या होता है, ये लाल रंग का विचलन कोण क्या होता है, सबसे अधिक होता है, कम होता है। दोस्तों इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक रहेगा उसका विचलन कोण क्या होगा, सबसे कम होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसका विचलन कोण क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज की रोशन को उसके संघटक रंगों में से कौन सा विभाजित कर सकता है। तो कौन कर सकता है, प्रिज्म कर सकता है। कौन सा कर सकता है, प्रिज्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म क्या करता है। तो प्रिज्म क्या करता है, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है, यानी स्कैटरिंग कर देता है, फैला देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम में कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। ऊपर लाल होता है, देखिए दोस्तों आपको याद होना चाहिए, इसको कैसे याद करते हैं, ये रॉय GVIV। ठीक है, यही तो 7 रंग होते हैं। तो ऊपर लाल होता है, नीचे वायलेंट होता है। ठीक है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए लाल और बैगनी होगा। ठीक है, क्या होगा, लाल और बैगनी। 183 का ए। ठीक है, देखिए यही कुछ लोग नीचे से याद करते हैं, कुछ लोग ऊपर से याद करते हैं, तो आपके ऊपर है। तो ये अगर हम याद किए हैं ऐसे ROY रॉय GVIV, तो क्या होगा, ये लाल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन, ठीक है, यानी परावर्तन अपवर्तन दोनों घटनाओं के कारण बनता है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम विचलित कौन होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होता है। तो कौन सा हो जाएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है। तो किसका उच्चतम होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका प्रक्षेपण क्या होगा। तो क्या होगा, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला हो जाएगा। 87 के बाद देखते हैं इसका 88। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपदित होता है। तो भाई लाल वाला सबसे कम विचलित होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। ये हैं आइजैक न्यूटन। ठीक है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये थे आइजैक न्यूटन थे। कौन से, आइजैक न्यूटन। दोस्तों इस तरह ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। दोस्तों विद्युत का पहले अपलोड कर दिया गया। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।